अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का एक छोटा वर्जन। तो देश मोदी और राहुल गांधी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। किसान, नौजवान और संविधान, आज इन तीनों को खतरा है। हमने कहा है कि हम कोई सिर्फ इस पर शोर नहीं कर रहे हैं, हम हंगामा सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम आपको समाधान भी बता रहे हैं। तो जॉब का सृजन दूर की बात है, जो जॉब्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। हमने तो वादा ऐसे किया जैसे कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, आप पता नहीं क्या बनने वाले हैं। नोटबंदी के बाद आप देखिए पूरा लेबर फोर्स श्रिंक कर गया, सिर्फ रोजगार नहीं गया। नई राजनीति सफेद खादी का कुर्ता पाजामा पहनकर पारंपरिक भ्रष्ट राजनीति से सवाल करती है। नई राजनीति लाल पहनकर वामपंथियों के खोखले जानकारी पर प्रहार करती है। नई राजनीति हरा पहनकर सेक्युलरों को राह दिखाने की कोशिश करती है और भगवा पहनकर कट्टर हिंदुत्ववादियों की सोचों से सवाल करती है। ये कहते हैं स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अनुपम। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सवाल तो क्या जानकारी कह सकते हैं, युवा हल्ला बोल रैली, इसका काफी जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर। हम जानना चाहेंगे ये युवा हल्ला बोल रैली है क्या, इसके पीछे क्या मकसद है? दरअसल युवा हल्ला बोल सिर्फ रैली का ही नहीं, एक आंदोलन का नाम है, एक मुहिम का नाम है। और युवा हल्ला बोल कोई संगठन नहीं है या संगठनों का कोई कोलिशन भी नहीं है। ये एक मुद्दे पे आधारित आंदोलन है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश में व्याप्त ये जो भीषण संकट है बेरोजगारी का युवाओं के बीच, वो है मुद्दा। आपको याद होगा पिछले साल 2018 मार्च में एसएससी में घोटालों के खिलाफ देश भर में स्पॉन्टेनियस अपसर्ज हुआ युवाओं का, जॉब एस्पिरेंट्स का, और कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लेकिन वो जो गुस्सा है उसको फिर चैनलाइज करके एक सकारात्मक दिशा देने का काम, उसको एक तार्किक परिणति की ओर ले जाने की जो कोशिश थी, वो युवा हल्ला बोल के माध्यम से हुआ। और उसी वक्त युवा हल्ला बोल का जन्म हुआ। तो हुआ क्या कि क्योंकि देश में और उस तरह से कोई फोरम नहीं था जहाँ पे कि ये जो जॉब एस्पायरिंग यूथ है देश का, वो जिसको संपर्क कर सके, अपनी पीड़ा बता सके, दर्द बता सके। तो ऐसे में युवा हल्ला बोल एक ऐसे फोरम की तरह इमर्ज हुआ जो सभी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अपने फोरम की तरह जिसको लोग देखने लगे। लेकिन सर, प्रत्यक्ष राजनीति में आए बिना क्या आपको लगता है युवाओं के इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, देखिए, मेरा तो मानना है कि युवा हल्ला बोल खुद में प्रत्यक्ष राजनीति है। अब प्रत्यक्ष राजनीति अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ने को कहते हैं तो फिर उससे मेरी थोड़ी असहमति है। लेकिन जब तक सर सत्ता में नहीं आएंगे तो योजना निर्माण कैसे हो? ठीक, उससे मैं सहमत हूँ, उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन है कि देखिए आज के समय में क्या है, आज जो पार्टी सत्ता में है वो भी तो युवाओं के समर्थन से आई थी। तो देखिए वादा ये किया गया था कि सालाना 1 करोड़ जॉब देंगे। वैसे बोलचाल की भाषा में 2 करोड़ बोलने लगे हैं। मैंने नहीं सुना है 2 करोड़, मैंने 1 करोड़ सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करता हूँ। अब है कि वो 2 करोड़ का खंडन नहीं करते, क्योंकि खंडन कर देंगे तो लोग पूछेंगे ठीक है 1 करोड़ ही बता दीजिए। तो हर साल 1 करोड़ का जॉब का वादा तो किया, लेकिन 1 करोड़ सालाना जॉब देने की बजाय अभी आप सीएमआई का डेटा आया है 2018 में अकेले 1 करोड़ 10 लाख जॉब्स खत्म हो गए। जी बिल्कुल। तो जॉब का सृजन दूर की बात है, जो जॉब्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद आप देखिए पूरा लेबर फोर्स श्रिंक कर गया, सिर्फ रोजगार नहीं गए, रोजगार की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। लेकिन सर इसी दरमियान जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बहुत जगह पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या सच में रोजगार का जो इशू है ये जमीन से उठकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा है? चुनावों में क्यों नहीं प्रभाव डाल पाता ये जो रोजगार का इशू है? ये मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। और ये हमारे समय की विडंबना है आज के समय की, कि जो असल मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज हैं, वो मेन स्ट्रीम कोर पॉलिटिक्स के मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। कि आज सही मायने में अगर कोई मुद्दा है देश में तो वो ये है कि किसान, नौजवान और संविधान, आज इन तीनों को खतरा है। लेकिन सर ये मुद्दे राजनीतिक पटल पर भी सक्रिय हो पाएं, ये मुद्दे सत्ता निर्धारण में भी प्रभावी हो पाएं, इसके लिए क्या करना जरूरी है? क्यों नहीं हो पाते ये मुद्दे सक्रिय? हमेशा मुद्दे जो प्रभावी होते हैं वो होता है कि किसने कितना आरक्षण दे दिया, कौन कर्ज माफी दे रहा है या नहीं। तो कब मुद्दे जो है वो प्रभावी रोल प्ले कर पाएंगे चुनावी राजनीति की, यदि हम बात करें तो उसमें? देखिए, आज से 1.5-2 साल पहले तक की अगर बात की जाए तो मुद्दे तो थे, लेकिन इन मुद्दों का उस तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे असर नहीं था, क्योंकि रोजगार की मांग कर रहे हैं युवा
और जवाब में क्या मिलता है, जो मांग करते हैं उनको जुमले, ये आरक्षण का जुमला। बिल्कुल। तो इसलिए ये इस स्लोगन के साथ हम अगले 1-1.5 महीने में कोशिश कर रहे हैं। 27 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक यूथ समिट भी है युवा हल्ला बोल का, जहाँ पर कि देश के अलग अलग कई छात्र युवा संगठन, ऐसे कई समूहों के प्रतिनिधि होंगे और ये सब प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होकर एक ऐतिहासिक युवा एकता का संदेश देने वाले हैं। और सरकार और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप अब और युवाओं को हल्के में नहीं ले सकते और अब देश के जो युवा हैं वो आपके आंकड़ों की बाजीगरी और आपके मीडिया मैनेजमेंट के सहारे जो है ये अब इसको और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सर, क्या आपने मीडिया मैनेजमेंट की बात की, मैं यहीं से सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है 2019 लोकसभा चुनावों में मुद्दे मीडिया मैनेजमेंट से ज़्यादा प्रभावी हो पाएंगे? नहीं, देखिए, मीडिया मैनेजमेंट तो किया ही जा रहा है और ये जो मैंने बात कही कि असल मुद्दे गायब हैं। हाँ, क्योंकि सर यदि हम प्राइम टाइम चैनल्स की देखें, जो डिबेट शोज होते हैं उनकी बात करें, तो उसमें हर जगह केवल और केवल राम मंदिर की चर्चा है, आरक्षण का चर्चा है, कर्ज माफी की चर्चा, लेकिन जो असल मुद्दे हैं कि आखिर किसानों के संकट को दूर कैसे किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया कैसे जाए, जिन मुद्दों की सतह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जिक्र कहीं भी नहीं है। तो क्या 2019 के लोकसभा चुनावों में आपको लगता है इन बातों का जिक्र हो पाएगा? नहीं, हमारी कोशिश तो यही है। और देखिए, ये आंदोलनों से जो एक बड़ा फायदा होता है लोकतंत्र में, वो ये कि आंदोलनों से जन दबाव बनता है हर संस्थान पे जी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे ही नहीं, सिर्फ लेजिस्लेचर पे ही नहीं, मीडिया पे भी दबाव बनता है कि मीडिया भी एक स्तर पे आके वो वॉइस दिखाने की कोशिश करे। हमारे लोकतंत्र को खतरा अगर कुछ किसी एक इंस्टीट्यूशन से है तो वो मीडिया से है। टीवी प्राइम टाइम के जरिए दिन रात घरों घरों में, हर ड्राइंग रूम में नफरत परोसा जा रहा है टीवी के माध्यम से। तो वो मीडिया कहाँ से लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है? कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इन हालातों में यही चर्चा कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी को चुनना है कि राहुल गांधी को चुनना है। आप मुद्दे की बात करेंगे तो आपसे अगला सवाल आएगा, नहीं आप बताइए मोदी या राहुल गांधी जी। तो देश मोदी और राहुल गांधी से काफी ज्यादा बड़ा है, मोदी और राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। देश जो है इन दोनों की जमींदारी की लड़ाई नहीं है। देश में मुद्दों पे बात होनी चाहिए और इन दोनों में से जो भी, इन दोनों तीनों पांचों में से जो भी मुद्दों पर बात करे, उनको मुद्दों पर असेसमेंट किया जाए। जिसने 5 साल काम किया उसके काम को एनालाइज करिए। जो आगे कहना चाहता है कि मैं सत्ता में आऊंगा, उससे पूछिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, हम अपने सांसदों को चुनते हैं, हमारे सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम विधायकों को चुनते हैं, हमारे विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। सर, योगेंद्र यादव जी से जो आखिरी बार हमारी बातचीत हो रही थी पिछली बार, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो मोदी सरकार सेंटर में है वो सबसे ज़्यादा एंटी एग्रेरियन सरकार है। इसके अलावा जो विपक्ष जो गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक प्रॉपर अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन हालातों में जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका क्या है, वो सॉल्यूशन है क्या आखिर? देखिए, सॉल्यूशन, ये सही बात है कि विपक्ष की तरफ से तो नहीं आ रहा आज, जिनको विपक्ष की भूमिका में जो है जी। मैं तो इतना कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका में भी सड़कों पर हम ही लोग रहे हैं। और सॉल्यूशन की जहां तक बात हो तो हमने किसानों के मसले पर बताया है, अगर एग्रेरियन डिस्ट्रेस एक सीरियस इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, हमने तो बाकायदा बिल बनाकर जी कई पार्टियों से उस पे सैंक्शन करवा के कहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुला के उसको पास करवाइए, जिसमें विपक्ष की कई पार्टियां भी आई, सबने अपना समर्थन किया। हमने बीजेपी को भी बुलाया था, प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। बाकी पार्टियां पहुंच गई, सबने कहा कि हम साथ हैं किसानों के सामने। अब लेबर ब्यूरो का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आता था, उस सर्वे को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को लगता है कि हम बताएंगे ही नहीं किसी को कि बेरोजगारी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। बार बार ये बयान भी आते हैं कि समस्या रोजगार की नहीं है, रोजगार के डाटा की है। हाँ, तो डेटा मैं अपने घर से निकाल के तो नहीं दूंगा ना। देश के जो नागरिक हैं उनको डेटा कहाँ से मिलेगा? खुद एनसीआरबी डेटा देगी किसानों की सुसाइड का डेटा, लेबर ब्यूरो डेटा देगी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब अगर सरकार इस डेटा को डिसकंटिन्यू कर देगी तो फिर डेटा कहां से आएगा? लेकिन इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश नहीं हो रही है। अब इसको एड्रेस करने के लिए हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हम भी हमने कहा है कि हम कोई सिर्फ इस पे शोर नहीं कर रहे हैं, हम हंगामा सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम आपको समाधान भी बता रहे हैं। इस तरह नॉर्मलाइज। अनुपम जी, आपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, चाहे वो फेयर सिलेक्शन का हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज का हो, ये ब्लूप्रिंट इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा जब तक हम सरकार में नहीं मैं आता हूँ इस पे। भारत जैसी युवा देश
के नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो संवाद करने की बजाय उनसे क्या मिलता है? वो जॉब मांग रहे हैं, ये देते हैं लाठी, डंडे और जुमले जी। और वहीं से फिर हमारे ये स्लोगन निकला है कि जॉब चाहिए, जुमला नहीं चाहिए। और इसलिए युवा हल्ला बोल की ये तैयारी है कि अभी आने वाले समय में हम जो देश भर में जो अलग अलग प्रदर्शन चल रहे थे, जैसे मैंने एसएससी का उदाहरण शुरू में दिया, अब एसएससी के लाखों एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि एसएससी में सुधार हो, वो कंपेंसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये सभी समस्याएं जो हैं क्रियान्वयन के स्तर पर सफल कैसे हो पाएंगी जब तक सरकार में नहीं आते तब तक? देखिए, अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब देश के हर युवा को खुद सरकार में आना पड़ेगा, आज देश में युवाओं को सीधे तौर पे समझ में आ गया है कि ये सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई जी। मतलब वो 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, ये तो बहुत दूर की बात है। वो जो भी उनसे वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। वादा तो बहुत दूर की बात है, वादा पूरा ना होके भी ढंग का काम कर सकते थे जी। मतलब जो इन्होंने एक्चुअली किया है वो तो पैथेटिक है, वो तो डिजास्ट्रस है जी। कहाँ से सिस्टम पे भरोसा रहे युवाओं का, बताइए। विकल्प क्या है सर 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं के पास? देखिए, युवाओं के पास यही विकल्प है कि युवा एकजुट होकर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको तो स्पष्ट तौर पे संदेश दें और उनको हटाएं। उनको कहें कि आपने साबित कर दिया। लाएं किसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उनको हटाएं। और दूसरी बात कि जो भी दावे कर रहे हैं, बाकी आने की दावे कर मतलब युवा हितैषी होने के जो दावे कर रहे हैं उनको डराएं। ये हटाने और डराने का काम करना पड़ेगा। जो काम किसानों ने किया, जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें यही हुआ कि ये जो किसान विरोधी सरकार है उसको हटाना है, और जो किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं उनको डरा के रखना है कि आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपके ऊपर चेक है। तो हाँ, तो अगर यूथ इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दे कि हमको मतलब नहीं है कि मोदी कौन है, राहुल गांधी कौन है और बाकी ये नेता वेता कौन है, आप हमको रोजगार के अवसर दीजिए और एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस दीजिए जी। इतना नहीं दे सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है पद पे बने। मतलब कम से कम जो सरकार में फिलहाल बीजेपी की पार्टी है, कम से कम उसे तो हटाया जाए युवाओं। वो तो मेरे हिसाब से स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार फेल हो चुकी है यूथ के इशू पे, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करने के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इन 2-3 महीनों में कोई ये जादू कर देंगे। हमारी कोशिश जरूर है कि जादू तो इनसे नहीं हो सकता, लेकिन जो सीधे तौर पे जो छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना 24 लाख पदों को भरो जी, ये करने में तो मोदी जी का कुछ नहीं जाता। ये तो किसी और दल से समर्थन लेने की भी जरूरत नहीं है, विज्ञापन निकालें, सबकी भर्ती शुरू करवा दें। सर, रोजगार मेले दिल्ली सरकार काफ़ी लगाती है और रोजगार मेलों ने काफ़ी ध्यान भी आकृष्ट किया है दिल्ली सरकार के। तो कोई भी पार्टी जो आपसे अलग है वो रोजगार पे काम करती है तो क्या उसको समर्थन देगी स्वराज इंडिया? नहीं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो, वो कोई सार्थक काम करे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, संविधान के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जी, हमारा हमेशा समर्थन रहेगा। लेकिन आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया है जी। देखिए, दिल्ली सरकार भी रोजगार के कई वादे करके सत्ता में आई थी। स्किल डेवलपमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक कई वादे थे। अब दिल्ली में जैसे DSSSB है जी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जी, DSSSB की कई परीक्षाएं हैं जो 2013 से अब तक पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो कंट्रोल उनके हाथों में नहीं 2000 नहीं, तो अब हम क्या करें आप ये बताइए ना। मतलब दिल्ली वालों ने आपको सर आंखों पर बिठाया, 70 में 67 सीटें दे दी, आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, आपने तो हर वादा कर दिया। आपने तो वादा ऐसे किया जैसे कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, आप पता नहीं क्या बनने वाले हैं जी। आपको उन वादों के आधार पर वोट मिला। अब जब आपको पूरा करना है तो आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास नहीं है, वो इसके पास नहीं है। जो काम आपका हो जाए बेहतर, उसमें आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास था जी। जो काम आपसे न हुआ वो आप कहेंगे कि ये तो बीजेपी के पास था। आम आदमी पार्टी आज के समय में बीजेपी का एक छोटा वर्जन है, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का एक छोटा वर्जन है। लेकिन वो तो सर हुंकार भर रहे हैं विपक्षी नेताओं के। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो भरना भी चाहिए। तो कोई, मैं इन चीज़ों को देखिए इसके पीछे नहीं पड़ता हूँ जी। मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है ना कि वो ना बैठे जी। सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। आपने कहा कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। उम्मीद किस पार्टी से है, युवाओं की और आपकी? पूरे देश में जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं, किस पार्टी से फिलहाल उम्मीद करें? मुझे ये लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में देश भर में स्थापित होके एक विकल्प स्थापित करना
ये जिस तरह का चैलेंजिंग काम होता है और उसमें रिसोर्सेज का जिस तरह का मसला होता है, इस कारण से मेन स्ट्रीम पार्टियों का ज़्यादा बोलबाला है जी। लेकिन राजनीति का जो तरीका है, जो राजनीतिक व्यवहार है, जो राजनीतिक विचार है, ये आने वाले समय में वही विचार वही व्यवहार सफल होगा। अभी जिस व्यवहार और जिस विचार को स्वराज इंडिया जिसको रिप्रेजेंट करती है आज के समय में, ये मुझे तो स्पष्ट तौर पे ये लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे स्वराज इंडिया के उपाध्यक्ष श्री अनुपम जी, जो बार बार कह रहे थे कि आने वाला समय युवाओं का समय है और जो पार्टीज है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है, वो बदलने वाला है और ये बदल कर रहेगा। संसद का सफर सड़क से ही तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए अनुपम। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते रहेंगे, मुखातिब होंगे एक और राजनेता के साथ। नमस्कार।